29 सितंबर 2006 शाम 6 बजे लगभग 70 गुस्साए गांव वाले पुरुष और महिलाएं ट्रैक्टर में आए और भोटमांगे परिवार के घर को घेर लिया। उनके पति, जो खेत में काम कर रहे थे, शोर सुनकर घर की ओर भागे। वह एक झाड़ी के पीछे छिप गए और भीड़ को अपने परिवार पर हमला करते देखा। वह निकटतम शहर की ओर भागे और एक रिश्तेदार की मदद से पुलिस को फोन किया। पुलिस कभी नहीं आई। भीड़ ने सुरेखा, प्रियंका और दोनों लड़कों को, जिनमें से एक आंशिक रूप से अंधा था, घर से बाहर खींच लिया। लड़कों को आदेश दिया कि वे अपनी मां और अपनी बहन के साथ बलात्कार करें। जब उन्होंने इनकार किया तो उनके जननांगों को विकृत कर दिया गया और अंततः उन्हें मार डाला गया। सुरेखा और प्रियंका के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। मलाला और उसके पिता ने तालिबान की धमकियों की परवाह नहीं की। जब उन्होंने कहा कि स्कूल लड़कियों के लिए नहीं है और अगर वह बोलना बंद नहीं करेगी तो उसे मार देंगे। 9 अक्टूबर 2012 को एक बंदूकधारी ने मलाला को स्कूल बस से उतारकर उसके सिर में गोली मार दी। मलाला को इंग्लैंड ले जाया गया, जहां सबसे अच्छा संभव चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बाद वह बच गई। यह एक चमत्कार था। अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने समर्थन और एकजुटता के संदेश भेजे। मैडोना ने उसके लिए एक गाना समर्पित किया। एंजेलिना जोली ने उसके बारे में एक लेख लिखा। मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। वह टाइम मैगजीन के कवर पर थी। हत्या के प्रयास के कुछ ही दिनों के भीतर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शिक्षा के विशेष दूत गॉर्डन ब्राउन ने आई एम मलाला पेटिशन शुरू की, जिसमें पाकिस्तान सरकार से हर लड़की को शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया गया। पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले अपने नारीवादी मिशन के साथ जारी रहे, जो महिला विरोधी इस्लामी आतंकवादियों को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। सुरेखा, प्रियंका, सुधीर और रोशन चारों शवों को पास की नहर में फेंक दिया गया, जहां अगले दिन वे मिले। सुरेखा भोटमांगे और उनके बच्चे एक बाजार हितैषी, मार्केट फ्रेंडली लोकतंत्र में रहते थे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र से भारतीय सरकार को कोई आई एम सुरेखा पेटिशन नहीं था, नहीं राज्य प्रमुखों से कोई फतवे या आक्रोश के संदेश, नहीं मैडोना ने उसके लिए कोई गाना समर्पित किया और नहीं एंजेलिना जोली ने उसके लिए कोई लेख लिखा, जो ठीक ही था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पर डेजी कटर बम गिराए जाएं सिर्फ इसलिए कि हम जाति का अभ्यास करते हैं। जस्ट बिकॉज वी इंडियंस प्रैक्टिस कास्ट सिस्टम। शुरुआत में प्रेस ने इसे सामाजिक मर्यादा हत्या के रूप में रिपोर्ट किया, यह सुझाव देते हुए कि गांव वाले इसलिए नाराज थे क्योंकि सुरेखा का अपने एक रिश्तेदार के साथ संबंध था। दलित संगठनों के बड़े पैमाने पर विरोध ने अंततः कानूनी प्रणाली को इस अपराध को संज्ञान लेने के लिए मजबूर किया। नागरिकों की तथ्य खोज समितियों ने बताया कि सबूतों के साथ कैसे छेड़छाड़ और हेरफेर किया गया था। जब निचली अदालत ने आखिरकार फैसला सुनाया तो उसने मुख्य दोषियों को मौत की सजा दी, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि खैरलांजी नरसंहार बदले की भावना से प्रेरित अपराध था। उन्होंने कहा कि बलात्कार का कोई सबूत नहीं है और हत्या में जाति का कोई पहलू नहीं है। यह भारत में असामान्य नहीं है। किसी अपराधी को मौत की सजा देना, चाहे उसका अपराध कितना भी भयानक क्यों न हो, न्याय नहीं कहलाया जा सकता। न्याय के प्रति एक इशारा या संकेत तब माना जाता जब अदालत यह स्वीकार करती कि भारत में जातीय भेदभाव अभी भी एक भयानक सच्चाई है। इसके बजाय न्यायाधीश ने बस जातीय भेदभाव को तस्वीर से गायब कर दिया। अभी जो मैं पढ़ रहा था वो अरुंधति रॉय के द डॉक्टर एंड द सेंट ऐसे से लिया गया था, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एनाइलेशन ऑफ कास्ट के लिए एक इंट्रोडक्शन लिखा गया है। ये लगभग 143 पेजेस का ऐसे है या फिर इंट्रोडक्शन है, और एक्चुअल बुक एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जो कि एक ऐसा भाषण है जो कभी दिया नहीं गया था अम्बेडकर द्वारा, वो जो उन्होंने खुद के पैसे से अल्टीमेटली किताब में छपवा दिया था, तो वो किताब उनकी आधी बुक वो है। अरुंधति इस इंट्रोडक्शन द डॉक्टर एंड द सेंट की शुरुआत कुछ इस प्रकार करती हैं। एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक ऐसा लगभग 80 साल पुराना भाषण है जिसे कभी दिया नहीं गया था। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अंधेरे कमरे में आया हो और खिड़कियां खोल दी हों। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को पढ़ना उस अंतर को पाटने जैसा है जो अधिकतर भारतीयों को सिखाया जाता है और जो वास्तविकता में हम हर दिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। सिखाना और अनुभव करना, उसके बीच का जो अंतर है, आप डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़कर ही मिटा सकते हैं। अरुंधति रॉय है कौन? मोस्ट ऑफ द इंडियंस उसको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जानते हैं, वो जो नॉवल जिसके लिए उसको बुकर प्राइज मिला होगा, बट शी इज मच मोर देन दैट। शी इज एक्सट्रीमली वर्सेटाइल, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली करेजियस। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कम, बाहर के देशों में ज्यादा जानी जाती है। दुनिया के टॉप इंटेलेक्चुअल्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से वो नंबर 1 पोजीशन पे रहेगी। सो अरुंधति रॉय एक लेखिका है, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 1997 में उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जैसा मैंने मेंशन कर दिया, तो उसके लिए बुकर प्राइज जीता हुआ है। 2-3 स्क्रीन प्लेज भी लिखे हैं। शी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि दिल्ली में एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। उन्होंने इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, जो 1989 की एक कल्ट मूवी बन गई थी, उसका स्क्रीन प्ले लिखा है और उसके अंदर लीड रोल भी किया हुआ है। ये मूवी उनके छात्र जीवन का अनुभव था जो उन्होंने एसपीए में बिताया था। इस मूवी के स्क्रीन प्ले के लिए उसे बेस्ट स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। और उन्होंने इलेक्ट्रिक मून की स्क्रीन प्ले भी लिखी है, वो 1992 की एक मूवी है। अरुंधति के निबंध पर वापस चलते हैं।
सुरेखा भोटमांगे 40 साल की थीं और उन्होंने कई अपराध किए थे। वह एक महिला थीं, एक अछूत दलित महिला जो भारत में रहती थीं और वह अत्यंत गरीब नहीं थीं। वह अपने पति से अधिक शिक्षित थीं, इसलिए वह अपने परिवार की मुखिया के रूप में काम करती थीं। डॉक्टर अंबेडकर उनके हीरो थे। उनकी तरह उनके परिवार ने हिंदू धर्म त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। सुरेखा के बच्चे पढ़े लिखे थे। उनके दोनों बेटे सुधीर और रोशन कॉलेज गए थे। उनकी बेटी प्रियंका 17 साल की थी और स्कूल में पढ़ाई पूरी कर रही थी। सुरेखा और उनके पति ने महाराष्ट्र राज्य के खैरलांजी गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी थी। यह ऐसी जातियों के खेतों से घिरा हुआ था जो खुद को महार जाति से श्रेष्ठ मानती थीं, जिस जाति से सुरेखा ताल्लुक रखती थी। क्योंकि वह दलित थी, इसलिए उसे अच्छे जीवन की आकांक्षा करने का कोई अधिकार नहीं था। गांव की पंचायत ने उन्हें बिजली का कनेक्शन लेने की अनुमति नहीं दी या उन्हें मिट्टी के कच्चे घर को पक्का घर बनाने की इजाजत नहीं दी। गांव वालों ने उनके परिवार को नहर के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करने या फिर सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की इजाजत नहीं दी। और जब गांव वालों ने सुरेखा की जमीन पर सार्वजनिक सड़क बनाने की कोशिश की और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वे बैलगाड़ियों को उनके खेतों से होकर गुजारते थे। उन्होंने अपने मवेशियों को सुरेखा की खड़ी फसल चरने के लिए छोड़ दिया, फिर भी सुरेखा पीछे नहीं हटी। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, जिसने उनकी कोई परवाह नहीं की। महीनों तक गांव में तनाव बढ़ता रहा। एक चेतावनी के रूप में गांव वालों ने उनके एक रिश्तेदार पर हमला किया और उसे मरा हुआ छोड़ दिया। सुरेखा ने पुलिस में एक और शिकायत दर्ज की। इस बार पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की, लेकिन आरोपी लगभग तुरंत 29 सितंबर 2006 को जमानत पर रिहा कर दिए गए और उसी शाम सुरेखा और उसके परिवार को मार डाला गया। इसी पन्ने पर अरुंधति ने लिखा है, अगर आपने सुरेखा भोटमांगे के बारे में नहीं सुना है तो आपको अंबेडकर को जरूर पढ़ना चाहिए। और उन्होंने लिखा कि अंबेडकर ने कहा, अछूतों के लिए हिंदू धर्म वास्तव में भयावहता का एक कक्ष है। टू द अनटचेबल्स हिंदुइज्म इज अ वेरिटेबल चेंबर ऑफ हॉरर्स। ये जो एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक ऐसा भाषण लिखा गया था जो कि अंबेडकर देना चाहते थे जात पात तोड़क मंडल कमेटी के अंदर, बट उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप पहले ये भाषण पढ़ लो, उसके बाद डिसाइड करो कि मैं दूं या नहीं। जब उन्होंने ये भाषण पढ़ा, उस कमेटी ने, जात पात तोड़क मंडल ने, तो उन्होंने बोला कि आप नहीं आइए, ये भाषण मत पढ़िए। अंबेडकर ने अपने पैसे से इस भाषण को किताब में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद से अंबेडकर और गांधी के बीच में एक डिबेट चालू हो गया और उसी डिबेट को अरुंधति ने यहाँ पे लिखा है, द डॉक्टर एंड द सेंट। इस किताब के बारे में गांधी ने लिखा है, एनाइलेशन ऑफ कास्ट हैज टू बी रेड ओनली बिकॉज it is open to serious objection. Dr. Ambedkar is a challenge to Hinduism. No Hindu who prizes his faith above life itself can afford to underrate the importance of this indictment. मैं इस वीडियो का एंड सर विलियम ड्रमॉन्ट के कोट से करता हूं, जो कि अंबेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट के सेकेंड एडिशन में, आई थिंक 1937 वाले एडिशन के टाइटल पेज पे ये लिखा था। He that will not reason is a bigot. He that cannot reason is a fool. He that dare not reason is a slave. वह जो तर्क नहीं करेगा वह कट्टर है, वह जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, वह जो तर्क करने का साहस नहीं करता वह गुलाम है। और आज के समय में इस कोट से ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।